नमस्कार, मेरा नाम सुधीर पुरेकर है। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और साथ में नॉन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ। आज का मैंने पीपीटी प्रोग्राम, वीडियो प्रोग्राम बनाया है डीम कन्वेंस के टॉपिक के ऊपर। मेरा ये वीडियो मैंने पीपीटी फॉर्म में इसलिए बनाया है ताकि आपको उसका लीगल और प्रोसीजरल एस्पेक्ट मालूम पड़े। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मोफा एक्ट में सेक्शन 1-2 में बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं। इसमें बायर, सेलर, डेवलपर्स, प्रमोटर्स, ओनर्स और सेक्शन 3 से 11 तक प्रमोटर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, ये सब बताया हुआ है। सेक्शन 11 में तो ऐसा बताया हुआ है कि प्रमोटर ने आपको कन्वेंस करके देना जरूरी है। अगर प्रमोटर नहीं करे तो सेक्शन 11(3) और 11(4) के अंदर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज या जो भी कंपेटेंट अथॉरिटीज है गवर्नमेंट ने जिसको अपॉइंट किया हुआ है, जो जिनको नोटिफाई किया है, उनको पावर है कि आपको डिम कन्वेंस दे। आज की तारीख में कम से कम 60,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे है कि जिनको कन्वेंस नहीं दिया है बिल्डरों ने या डेवलपरों ने या प्रमोटरों ने। हालांकि ये एक्ट है 1963 का, फिर भी 60,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज कन्वेंस के जो लाभ है इससे वंचित है। इसके लिए अभी फिलहाल में 27 दिसंबर 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का सर्कुलर आया हुआ है। ये लोग 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अवेयरनेस प्रोग्राम करे और आपको डिम कन्वेंस कैसे मिले इसके बारे में जानकारी दे। हालांकि मैं रिटायर रजिस्ट्रार हूँ कोर्ट से और इसकी जानकारी आपको लीगल जानकारी और इसकी क्या प्रोसीजरल एस्पेक्ट है और इनके क्या क्या एप्लीकेशन है, ये आपको रेडी फॉर्म में मिले, इसलिए पीपीटी फॉर्म में मैंने ये वीडियो को बनाया हुआ है। आप इसका जरूर लाभ लीजिए। अंत में ये सब एप्लीकेशन मैंने दिया हुआ है। हालांकि ड्रीम कन्वेंस के लिए आपको कोई भी खर्चा नहीं होता है। जो भी खर्चा है वो सिर्फ 2,000 रुपये एप्लीकेशन के साथ में है। और जो भी है आपकी अपनी अपनी स्टैम्प ड्यूटी आपने अगर भरी है वो स्टैम्प ड्यूटी, या अगर नहीं भरी है तो आपका आज की तारीख में स्टैम्प ड्यूटी आपको भरनी पड़ेगी। वो रजिस्ट्रेशन के लिए, वैल्यूएशन के लिए, वो अलग अलग पार्ट के ऊपर मैं आपको अलग से बताऊंगा। जबकि सेक्शन 11 में प्रमोटर का ये ऑब्लिगेशन है आपको सोसाइटी फॉर्म करके आपको कन्वेंस दे दे। और अगर प्रमोटर या डेवलपर ये नहीं करता है तो या नेचुरली गवर्नमेंट करे, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव या तो कंपेटेंट अथॉरिटीज है जो बॉम्बे में है या सिडको में है तो सिडको की कंपेटेंट अथॉरिटी है। इनको पावर दिया है सेक्शन 11(3) और 11(4) में कि आपको डीम कन्वेंस का सर्टिफिकेट दे दे। उसके पहले हियरिंग वगैरह होती है, मैं आपकी अगले स्लाइड में बताता हूँ। लेकिन 2011-2016 में 2 बार इसमें गाइडलाइंस इश्यू हो गई और फिर भी 60,000 सोसाइटीज अभी तक कन्वेंस नहीं मिला है। तो हालांकि 2018 में गवर्नमेंट ने इसके लिए रिवाइज गाइडलाइंस इश्यू किया है। 22 जून 2018 का जीआर है वो। आप देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के वेबसाइट के ऊपर वो अवेलेबल है, आपको पूरी जानकारी उसमें मिल सकती है। 2018 के बाद में भी बहुत सारे सोसाइटियों का कन्वेंस नहीं हो चुका है। हालांकि कल की तारीख तक 60,000 थे। अभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट 1 से 15 तारीख तक स्पेशल ड्राइव ले रहा है। उसके बाद में शायद आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी। इसके लिए जो एम्पावरमेंट जो दिया है तो वो ये सेक्शन 11(3) और 11(4) का डिम कन्वेंस का सर्टिफिकेट देने का, वो डिप्टी रजिस्ट्रार के लेवल के ऑफिसर्स को या सिडको के जो कंपेटेंट अथॉरिटीज है उनको। तो मैं अगले ये 3 पॉइंट के ऊपर है मेरा पीपीटी। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, एडजुडिकेशन फॉर्मेट है, रजिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड का फॉर्मेट है। तो आप आगे तक देखिए। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। आपको ये ऑनलाइन और ऑफलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफाइड फॉर्म नंबर 7 दिया है, वो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिया है आपके जानकारी के लिए, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं।
ये एप्लीकेशन सेक्शन ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। इसके साथ में आपको जो कन्वेंस डीड है, जो आप कन्वेंस करना चाहते हैं, उसका ड्राफ्ट बना के एप्लीकेशन के साथ जोड़ना चाहिए। और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका रिजोल्यूशन जो आप डीम कन्वेंस करना चाहते हैं, या वो जीएम का हो या एसजीएम का हो, ये रेजोल्यूशन आपको जरूरी है। 3 साल का आपको प्रॉपर्टी कार्ड का एक्स्ट्रा जोड़ना जरूरी है। और एक लिस्ट के साथ में जो जो फ्लैट ओनर्स है, उनके डिटेल, उनके कंसिडरेशन, और उन्होंने स्टैम्प वगैरह ड्यूटी वगैरह भरा है कि नहीं भरा है, इसके डिटेल आपको देने जरूरी है। इसके अलावा ये आपको मोफा के अंतर्गत सोसाइटी ने प्रमोटर को नोटिस देना जरूरी है कि आप अगर हमारा कन्वेंस नहीं करते हैं तो हम डिम कन्वेंस के लिए जाएंगे। ये नोटिस आपको देना जरूरी है, उसकी नोटिस की कॉपी लगाना जरूरी है। इसके साथ अपने बिल्डिंग की कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। जनरली कमेंसमेंट सर्टिफिकेट तो होता है, लेकिन बिल्डर्स या डेवलपर या प्रमोटर इसमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं। उनका उनको टीडीआर, एफएसआई, एडिशनल एफएसआई, टेडबिट्स ये सब मिलता है। इसके लिए वो जानबूझकर नहीं देते लेते हैं, और इसकी वजह से अपना कन्वेंस भी नहीं होता है। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि 2000 का सिर्फ महज ऑनलाइन फीस है, उसको आप इसको कोर्ट फीस के माध्यम से भर भर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना जरूरी है, जो अपेंडिक्स 4 में मैंने दिया हुआ है, और आपका एक ओथ फॉर्म दिया है, वो मैंने आपका अपेंडिक्स 5 में दिया हुआ है। आप उसको डाउनलोड करके उसको सबमिट कर सकते हैं। आपने एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में रजिस्ट्रार का जो होता है वो काम शुरू होता है। और रजिस्ट्रार का काम ये है कि उन्होंने ये 7/12 के ऊपर, प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर जो जो ओनर है, उनको आपने नोटिस दिया है कि नहीं दिया है। और दूसरी बात ये है कि जो 7/12 की जो प्रॉपर्टी है आपकी सोसाइटी की है, वो प्रॉपर्टी और अपने कन्वेंस में जो दिया, ड्राफ्ट कन्वेंस में जो दिया है, वो प्रॉपर्टी सेम है कि नहीं, ये रजिस्ट्रार वेरीफाई करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो इसको प्रमोटर को नोटिस देना जरूरी है, वो आपने दिया है कि नहीं दिया है, वो रजिस्ट्रार वेरीफाई करते हैं। और रजिस्ट्रार के पास की जो वो हियरिंग होती है, वो सेक्शन 13(2) के, मतलब रूल 13(2) ऑफ मोपा, वो नोटिस रजिस्ट्रार इशू करते हैं कंसर्न पार्टी को, यानी जो लोग ओनर है, डेवलपर है, बिल्डर है, प्रमोटर है। और अगर ओनर ने एक्सपायर हो गया तो उसको लीगल एयर्स है, या ओनर ने किसी को अपना राइट टाइटल इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर किया है, तो जो जो आदमी के पास अभी प्रेजेंट में राइट टाइटल इंटरेस्ट है अपने प्लॉट का, सोसाइटी के प्लॉट का, उनको नोटिस देना जरूरी है। अगर आपने किसी को नोटिस नहीं दिया है, या आपने किसी को पार्टी नहीं किया, रजिस्ट्रार को मालूम पड़ा हियरिंग में या नोटिस में, तो रजिस्ट्रार आपको डायरेक्शन दे सकते हैं कि ये पार्टी को आपने ज्वाइन नहीं किया केस में, आपको ये केस में एडजुडिकेशन के केस में आपको उनको ज्वाइन करना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब फर्स्ट हियरिंग या स्क्रूटनी होने के बाद में, जब भी ऑर्डर करने की बात आती है रजिस्ट्रार के पास डीम कन्वेंस की, तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिसकी वजह से आपकी कन्वेंस अभी तक डिले हो गए। तो क्या क्या बात है कि अगर एक प्लॉट के ऊपर आपकी एक ही बिल्डिंग है, और जिसमें टाइटल राइट टाइटल इंटरेस्ट का कुछ बात ही नहीं है, सीसी आईओडी है प्रॉपरली, ओसी वगैरह मिला है, तो आपको इमीडिएटली उसको मिल सकती है। लेकिन एक प्लॉट के ऊपर जो 2 या 3 सोसाइटीज है, उसमें कॉमन एमिनिटीज है, कॉमन रोड है, कॉमन गार्डन है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो रजिस्ट्रार इसको देखते हैं कि इसमें कॉमन फैसिलिटी, कॉमन रोड क्या क्या है, तो फिर भी उसमें आपको प्रोपोर्शनेट आपकी जो जो फ्लैट्स है, और जब आपका प्रोपोर्शनल प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर आपको कन्वेंस होता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी वजह से जो डिले हो रहा है, इसकी वजह से आपको कन्वेंस डिले होता है, ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से। दूसरी बात है कि अगर टीडीआर यूटिलाइज किया है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन टीडीआर बैलेंस है बिल्डर के पास या डेवलपर के पास या प्रमोटर के पास, तो नेचुरली आपको डिले होता है, और आपको कन्वेंस होने में देर होती है। तो लेकिन इसमें भी
आपका प्लिंथ लेवल का और अपर टर्नस एरिया का जो है प्लॉट एरिया होता है, उसके प्रोपोर्शनल में आपको कन्वेंस डीम कन्वेंस मिलता है रजिस्ट्रार की तरफ से। रजिस्ट्रार उसको कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर एक से ज्यादा सोसाइटीज है आपके प्लॉट के ऊपर और सिर्फ आप ही एप्लीकेशन करते हैं, बाकी की सोसाइटी लोग एप्लीकेशन नहीं करते हैं, बाकी की सोसाइटी आपको लैंड मेजरमेंट या जो हम लोग मोजनी और आंकड़े बोलते हैं लैंड रेवेन्यू में, वो करने नहीं देते, तो रजिस्ट्रार आपको पैनल जो आर्किटेक्ट होते हैं उनको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और पैनल आर्किटेक्ट का रिपोर्ट एक्सेप्ट करके आपको एरिया प्लॉट एरिया आइडेंटिफाई करके आपको डीम कन्वेंस मिल सकती है। अ, ये मैंने आपको डेवलपर के बारे में बोला, बैलेंस एफएसआई और टीडीआर होने की वजह से जो डिले हो रहा है, उसमें भी रजिस्ट्रार उसको आपको प्रोपोर्शनेट कन्वेंस कर सकते हैं। जबकि अगर आपको फ्री होल्ड लैंड है तो उसमें आपको इमीडिएटली डिम कन्वेंस मिल सकता है, लेकिन अगर उसमें एजमेंट्री राइट है और थर्ड पार्टी राइट है, उसमें भी प्रोपोर्शनेट ऑर्डर करके रजिस्ट्रार आपको डिम कन्वेंस का सर्टिफिकेट देते हैं अंडर सेक्शन 11(3) और 11(4) के। आपको जो सर्टिफिकेट मैंने दिया मिलने वाला है, वो सेक्शन 11(3) और 11(4) का, वो मैंने आपको एंड में दिखाया हुआ है कैसे सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आपको उसको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के लिए जाना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप है ना अपना टाइटल परफेक्ट नहीं करते हैं, तब तक आपके ऊपर जो लैंड रिकॉर्ड के ऊपर 7/12 के ऊपर नाम नहीं लगता है। तो इसका जो प्री रिक्विजिट है सर्टिफिकेट मिलने के बाद में, वो प्री रिक्विजिट है कि आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और उसके लिए प्रॉपर वैल्यूएशन। अभी वैल्यूएशन के बारे में मैंने सूट के वैल्यूएशन के बारे में और कैसे वैल्यूएशन होता है प्रॉपर्टी, उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, वो भी पीपीटी वीडियो है, आपको जरूर पसंद आएगा। लेकिन आपको अपना फ्लैट भी वैल्यू करना जरूरी है, आपकी सोसाइटी की जो जो मेंबर्स है उनका फ्लैट वैल्यूएशन करना जरूरी है। तो एडजुडिकेशन करने के लिए आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है रजिस्ट्रार के अपने कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के पास, तो आप वहां पर एप्लीकेशन करिए। उसके में सिर्फ 10 रुपए की फीस होती है, स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प टिकट होता है, वो लगाकर आपको एप्लीकेशन करना जरूरी है। और जो आपको स्टैम्प ड्यूटी होती है, वो अगर आपकी हर सोसाइटी के हर फ्लैट ओनर ने अपने एग्रीमेंट के ऊपर अगर पूरी स्टैम्प ड्यूटी भरी है, तो आपको फिर से स्टैम्प ड्यूटी भरनी जरूरी नहीं होती है, और सिर्फ उनको 100 रुपए का उसका वैल्यूएशन होता है। लेकिन कोई कोई फ्लैट एम्प्टी होते हैं जिसको अलॉटमेंट किया होता है, या सिर्फ इन्वेस्टर लेके रखते हैं, या बेनामी फ्लैट होता है, या बिल्डर अपने पास रखता है, तो ऐसे फ्लैट के ऊपर आपका वैल्यूएशन सोसाइटी को करना जरूरी है, क्योंकि वो फ्लैट ओनर्स जानबूझ के आगे नहीं आते स्टैम्प ड्यूटी अवॉइड करने के लिए। तो वो सोसाइटी करेगी और वैल्यूएशन करके उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरेगी। लेकिन सोसाइटी के पास पावर है अंडर सोसाइटी एक्ट में कि वो जो एरियर्स ऑफ लैंड रिकवरी, वो सोसाइटी कंसर्न फ्लैट ओनर से रिकवर कर सकती है जो सोसाइटी ने भरी हुए है। ये स्टैम्प ड्यूटी भरने के बाद में सो जो एजुकेशन ऑर्डर होती है, वो कलेक्टर आपको 30 दिन के अंदर देती है। और अगर इसमें भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिए है, आपके पास जो भी प्रॉब्लम होता है, वो मेंबर्स के साथ आपका प्रॉब्लम होता है, आप अपने मेंबर्स के डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते हैं, तो आपको कलेक्टर ऑफ स्टैम्प आपको 30 दिन का टाइम देते हैं, और आपको 30 दिन के अंदर कलेक्टर ऑफ स्टैम्प की ऑब्जेक्शन कंप्लाई करना जरूरी है। ये सब ऑब्जेक्शन कंप्लाई करने के बाद में आपको कलेक्टर ऑफ स्टैम्प आपको एडजुडिकेशन की ऑर्डर देते हैं। आपको एडजुडिकेशन ऑर्डर मिलने के बाद में आपको जो सर्टिफिकेट मिला है सब रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से सेक्शन 11(3) और 11(4) से वफा का, जिसमें आप डीम कन्वेंस के ऑर्डर है वो, और आपका जो डॉक्यूमेंट है जो आप डीम कन्वेंस करना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट जिसको आपने एडजुडिकेट किया है, जिसके ऊपर आपको वैल्यूएशन किया है,
आपने स्टैम्प ड्यूटी भरी है वो, और रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब भर के आपको सब रजिस्ट्रार जो आपके आपके एरिया के हैं उनके पास अपॉइंटमेंट लेके आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सब रजिस्ट्रार का काम है, जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट दिया है उसी दिन आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको आपका डॉक्यूमेंट या इंडेक्स टू करके आपको दे देंगे। तो ये आपको ऐसे 1 डे का जो महाराष्ट्र लोक सेवा हक नोटिफिकेशन 2015 में एक दिन की उनको टाइम दिया, उसको उनको जरूरी है। आपका रजिस्ट्रेशन के होने के बाद में आपके पास तो डिम कन्वेंस डॉक्यूमेंट है, टाइटल डॉक्यूमेंट मिला है, आपके पास डिम कन्वेंस की ऑर्डर है, लेकिन आपका अभी तक सोसाइटी का प्लॉट के ऊपर आपका 7/12 में नाम नहीं आया है। तो आपको नेचुरली ये लैंड रेवेन्यू के पास आपको जाना है, तहसीलदार या तलाटी के पास या सिटी सर्वे ऑफिसर के पास, जो जो अपने एरिया में है उनके पास एप्लीकेशन करना है, और ये सब टाइटल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने के बाद में आपको इसका आपका नाम 7/12 में आ सकता है। इसमें भी या सर्कल ऑफिसर अपने हियरिंग करते हैं ओरिजिनल ओनर के साथ में, अगर डिस्प्यूट है तो, नहीं तो इसमें आपको जरूरत नहीं होती है, आपको इमीडिएटली 7/12 आपके नाम पर हो सकता है। तो अगर इसमें फिर भी 60,000 सोसाइटी को क्यों नहीं हुआ, वो मैंने आपको बोला कि इसमें टाइटल का प्रॉब्लम होता है, इसमें लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, बिल्डर लोग टीट बिल्ड्स के लिए, एफएसआई के लिए, टीडीआर के लिए, रिजर्वेशन प्लॉट की वजह से, रोड की वजह से ये बिल्डर करके नहीं देते हैं, इनके ऊपर खर्चा होता है बिल्डर को। तो ये सब खर्चा होने की वजह से डिले होता है, और ये सब बाद में सोसाइटी को करना पड़ता है, इसके लिए सोसाइटी को खर्चा होता है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ गवर्नमेंट का जो है 2,000 रुपए का एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिलते हैं डिम कन्वेंस ऑर्डर, और आपको जो स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर आप करने के बाद में आपका टाइटल परफेक्ट होता है। उसमें जरूरत नहीं है आपको ज्यादा खर्चा करने की, आपका टाइटल अगर क्लियर है तो। ये जो मैंने ये स्लाइड में आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 7 में है, अपेंडिक्स 1 में दिया है, ये फर्स्ट पेज है एप्लीकेशन का, आप डाउनलोड करिए। ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है। इसके बाद में ये आपको सर्टिफिकेट ऐसे मिलता है, देखिए जो हम लोग जो डिम्ड कन्वेंस बोलते हैं, इसका सर्टिफिकेट सेक्शन 11(4) में रजिस्ट्रार ऐसे इशू करते हैं आपको, आप उसको जरूर देखिए। ये आपको टाइटल होता है आपका डिम्ड कन्वेंस का। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि आप अगर कन्वेंस होने के बाद में आपको स्टैम्प ड्यूटी भर कर आपको आपका जो जो फॉर्मेलिटीज है लीगल वो पूरी करनी है, और ये सेल्फ सर्टिफिकेट होना पड़ता है कि आपने जो जो दिया है एप्लीकेशन के साथ में ये सब बराबर है। आप इसको डाउनलोड करिए। ये सब इसके अंत में थैंक यू। ये मैंने डिस्क्लेमर मुझे आपको देना जरूरी है कि ये पीपीटी सिर्फ लीगल अवेयरनेस के लिए मैंने बनाया हुआ है, और मैं जो दिया हुआ है ये सब रिलाय हुआ है वो जीआर के ऊपर है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर होस्ट किया हुआ है। इसको कोई भी कॉपीराइट वायलेशन नहीं होता है। हालांकि मैं एक नॉन प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग वकील हूँ और नॉन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ, इसकी वजह से मैंने पीपीटी फॉर्मेट में ले दिया, जबकि मेरा रिटायर रजिस्ट्रार है, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया आपके साथ ज्यादा कनेक्ट करने के लिए। तो मेरे ज्यादा से ज्यादा जाहिर है कि मेरा पब्लिक कंसर्न ज्यादा है, मुझे पब्लिक के लिए लीगल अवेयरनेस के उद्देश्य से ये मैंने पीपीटी बनाया हुआ है। आपको अगर जो भी प्रॉब्लम है कन्वेंस के बारे में या कोर्ट कन्वेंस के बारे में, कोर्ट एग्जीक्यूशन के बारे में, तो मैंने उसकी सेपरेट वीडियो बना के रखी है, वो भी पीपीटी फॉर्मेट में है, आप जरूर देखिए। या तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, या तो मुझे आप अलग से लिख सकते हैं cspurekar@gmail.com के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।